नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली बच्चों में, लेकिन ये बड़ों में भी काफी कॉमन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग, जिसे कि मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल एनुरेसिस भी कहा जाता है और सामान्य भाषा में इसे बिस्तर गीला करना भी कहा जाता है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर शैलजा गखर। मैम, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, अब जानते हैं सबसे कॉमन सवाल कि जो बेड वेटिंग है, यानी कि जो बच्चों का या फिर बड़ों का जो बिस्तर गीला हो जाता है, उसके सामान्य कारण क्या हैं? देखिए, जब बच्चों के केसेस में सबसे मेजर और मेन कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अगर किसी फैमिली में, किसी ब्लड रिलेशन में अगर कोई हिस्ट्री रही है या किसी एक एल्डर सिबलिंग या पेरेंट्स की कोई हिस्ट्री रही है, तो देयर आर मोर चांसेस कि उस यंगर छोटे बच्चे में बेड वेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जनरली बच्चे अपना हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते और मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि छोटी बच्चियां, उनमें ये बहुत ही फ्रीक्वेंट देखा जाता है कि ड्यू टू यूटीआई बहुत फ्रीक्वेंटली कंट्रोल छूटता है, ब्लैडर इरिटेट रहता है एंड दे टेंड टू पास यूरिन मोर एट नाइट। देन कंट्रोल, लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। कई बच्चों में देखा गया है कि ब्लैडर कंट्रोल लेट होता है डेवलपमेंट, और कई बच्चों में बहुत जल्दी माना जाता है, देखा जाता है। देन कई बच्चे, आजकल बहुत कॉमन है एडीएचडी। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। इसमें बहुत देखा बच्चे अपना ना रूटीन नहीं बना पाते, उनको नहीं पता कब ब्लैडर एम्प्टी करना है, क्या सिग्नल है क्या नहीं है। एंड दीज चिल्ड्रन दे जनरली डोंट लिसन टू पेरेंट्स कि इवनिंग के टाइम पे फ्लूइड्स कम पियो या आप बार बार सोने से पहले यूरिन पास करो। तो ये बच्चे जनरली बहुत ज्यादा दिन से टायर्ड होते हैं एंड रात में बहुत चांसेस हैं कि ये बेड वेट करते हैं। ये तो हो गए बच्चों के कारण। जब हम बड़ों में आते हैं, सो बड़ों के यूटीआई सबसे पहला देखा जाता है, जिसमें ये साथ में अल्ट्रासाउंड्स करा के देखा जाता है कहीं कोई स्टोन की हिस्ट्री तो नहीं। देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बहुत हद तक रात में ब्लैडर को ओवर प्रोड्यूस करने पे करती हैं यूरिन, एंड पेशेंट कैन पास यूरिन एट बेड टाइम। देन स्लीप एपनिया, इरेटिक स्लीप शेड्यूल है तो वो एक कारण बनता है, एंड सर्टेन काइंड ऑफ साइकियाट्रिक ट्रबल्स। मैम, एक पेशेंट का सवाल है कि उनका एक बच्चा है जो कि रात में बिस्तर गीला कर देता है, यानी कि बेड वेटिंग करता है, लेकिन यदि उनको कहीं पर घूमने जाना है, किसी शादी में अटेंड करना है, मींस कहीं बाहर नाइट स्टे करना है, तो वो उस सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले सोशल सिचुएशन में अगर हम फैमिली को लेके जा रहे हैं और जिसमें कोई एडल्ट या चाइल्ड अगर उसे टेंडेंसी है कि वो यूरिन पास करेगा, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फैमिली डिस्कशंस करने होते हैं, जिसमें पहले से प्री तैयारी की जाती है। उसमें पहले उस इंडिविजुअल को प्रॉपरली, देखिए अगर एडल्ट है तो समझाना आसान है, बच्चा है तो वो पेरेंट्स की ड्यूटी है। सो द पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड हियर इज, सबसे पहले तो पानी की क्वांटिटी इवनिंग टाइम में कम कर देनी चाहिए। मॉर्निंग टाइम पे आप उसी पानी को अपना कंप्लीट रखिए ताकि फ्लूइड की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि जब पता है कि इतने इस समय तक हम बिस्तर पे जाने वाले हैं, तो हर रेगुलर इंटरवल्स पे बोलिए उसको इंडिविजुअल को एक इशारा करिए कि उसे ब्लैडर एम्प्टी करना है जितना पॉसिबल हो। थर्ड इज बेड टाइम अलार्म्स, जो कि हमेशा आपने सुना होगा कि हम रात में 2 बार उठते हैं, 3 बार उठते हैं क्योंकि कहीं हमारा बच्चा यूरिन ना पास कर दे, तो बेड टाइम अलार्म। नेक्स्ट एक ओपन कम्युनिकेशन कि हम जहाँ जा रहे हैं, अगर तो वो फैमिली है, अगर वो कोई वेडिंग है, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत कॉमन है, वहां पर आप ओपन कम्युनिकेशन रखिए उस फैमिली के साथ कि ये पॉसिबिलिटी है। सो हमारे आने से पहले शायद हमारे रूम में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग वाला एक मैट्रेस मिल जाए तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, सो दैट वो रूम और वो चीजें डिस्ट्रॉय या गंदी ना हो जाए। देन एक बहुत ही अच्छा है जो सिग्नल क्रिएशन, एक ना कोड, एक सिग्नल बनाया जाता है विद द पेशेंट एंड द फैमिली, जो फैमिली टेक केयर कर रही है, कि हम या तो आप हमें सिग्नल देना या हम आपको सिग्नल देंगे कि अगर आपको यूरिन पास करना है, या अगर हम आपको सिग्नल दे रहे हैं दैट मीन्स अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, अब आप जाके ब्लैडर एम्प्टी कर लीजिए। सो दीज आर फॉर सर्टेन थिंग्स। एंड अगर इसके अलावा कोई ज्यादा सिम्टम्स हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल से पूरा कंसल्ट करके पूरा चेक करना कि एग्जैक्टली रीजन क्या है।
देन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी तरह की कोई स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है कहीं जाने की वजह से, कि मैं नहीं जा पा रहा या मैं उस सिचुएशन में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, उस केसेस में भी इंडिविजुअल टेंड टू पास यूरिन एट नाइट। तो हम उसको कूल करते हैं, काम करते हैं, उससे बात करते हैं, उसे सिचुएशन का बताते हैं, उसकी कितनी जरूरत है या नहीं है। ये चीजें उस सिचुएशन को, उस इंडिविजुअल को रिलैक्स करेंगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। राइट। अब जानते हैं कि बेड वेटिंग के दौरान यानी कि जो बिस्तर गीला हो जाता है, क्या कुछ ऐसे फूड और ड्रिंक्स भी हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं यानी कि समस्या को बढ़ा देते हैं? जी, बेवरेजेस जैसे जिनमें कैफीन है, टी है, कोला है, स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। देन इज अल्कोहल, जिसको अवॉइड करना चाहिए, जो कि एक्चुअली में डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है एंड ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन करता है, एंड जनरली आफ्टर अल्कोहल पेशेंट बहुत डीप स्लीप में चला जाता है एंड टेंड टू पास यूरिन। एक और चीज, बहुत ज्यादा शुगर, हाई इन शुगर ड्रिंक्स एंड हाई इन सॉल्ट ड्रिंक्स, जैसे नींबू पानी लोग इवनिंग्स में नहीं पीना चाहिए बिकॉज वो ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन एंड ब्लैडर इरिटेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बहुत कॉमन सुना है, लोग ना शाम के समय ज्यादा स्पाइसी फूड या ज्यादा एसिडिक फूड जो लेते हैं, मैंने उनका भी सुना कि वो रात में बोला जाता है कि काफी बार हमें उठना पड़ा या समटाइम्स हमें पता नहीं चला कि फ्यू ड्रॉप्स निकल गए। इस सब में जो एक सबसे बड़ा टिप जो आता है, दैट मेंटेनिंग अ फूड डायरी, फूड एंड ड्रिंक डायरी। कौन से फूड एंड ड्रिंक ऐसे हैं जो मैंने लिए थे और जिन्होंने मुझे इरिटेट किया रात में, तो मेंटेनिंग अ डायरी एंड देन विजिटिंग योर स्पेशलिस्ट, अ डॉक्टर, अ फिजिशियन, एंड टेकिंग his help after doing your homework will help the patient like anything. So this is advisable. Food and drink diary means closed observation is very important. Yes, सबसे पहले होमवर्क करना है अगर डॉक्टर के पास पहुंचना है तो। अब जानते हैं कि जो बेड वेटिंग है यानी कि बिस्तर गीला करना है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसका संकेत हो सकता है? देखिए, हो सकता है साइकोलॉजिकल एक संकेत है, एक साइन है, बट स्टिल जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर को ही लिया जाता है। लाइक उसका ब्लैडर कंट्रोल कैसा है, कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर ये चीजें निकलती हैं तो पहले प्राइमरी उसको देखा जाता है, देन हम बात करते हुए या केस स्टडी लेते हुए तब पता लगता है अगर कोई बीच में साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड है, जैसे स्ट्रेस या एंजाइटी है, लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है। देन ये बहुत कईयों का लो सेल्फ एस्टीम होता है, पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तब भी ये एक संकेत है। बिहेवियरल इश्यूज, ADHD इसमें आता है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर पोस्ट ट्रॉमा। पोस्ट ट्रॉमा इस तरीके से आ सकता है कि किसी की डेथ हुई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिजनेस में, तब भी ये देखा जाता है। तो यस, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, बट सबसे पहले फिजिकल फैक्टर को ही देखा जाता है। मैम, एक व्यूअर का सवाल है कि यदि किसी को बिस्तर गीला करने की समस्या है तो वो कैसे पहचानेगा, क्या टेस्ट हैं जो कि वो करा सकता है? सबसे पहले एक मेडिकल एडवाइजर के पास जाना है, एक डॉक्टर के पास, जो कि एक थरो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। एज देखा जाएगा, कोई मेडिकल फैक्टर तो नहीं है एसोसिएटेड, कई जेनेटिक कॉज तो नहीं है, तो उसके बाद टेस्टिंग शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले थरो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि कहीं कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI, उसके लिए यूरिन दिया जाता है फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन। वंस इट इज क्लियर, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज कैसा है, आसपास के आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स कहीं पुश तो नहीं कर रही हैं, कहीं कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, जिसको देखा जाता है कहीं वो वजह तो नहीं बन रहा। देन स्लीप स्टडी, कहीं पेशेंट स्लीप एपनिक तो नहीं है, वो एक फैक्टर है। देन इज ब्लड टेस्ट, चेक कि कोई किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब कराए जाते हैं। इसके बाद अगर इस ड्यूरेशन में देखा गया कि पेशेंट तो स्ट्रेस या एंजाइटी का भी शिकार है, तो उसको उसका थरो मेडिकल या साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जिसको कहा जाता है वो कराया जाता है। सो इसका फाइनली ये है कि हमें अपने आप से इसका इलाज नहीं करना चाहिए, हमें एक ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल पे जाना है, जिसको समय देना है
हाँ, कुछ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं या कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट हैं जिनके थ्रू निकलना है ताकि हम इसकी जड़ तक पहुंच सके। नहीं तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हर रात उठना, हर रात तकलीफ में रहना और एम्बैरेसमेंट, उसकी भी एक अपनी ही एंजाइटी है कि कहीं मैं आज यूरिन ना कर दूं, मेरे आसपास वाले क्या कहेंगे। तो आई थिंक मेडिकल प्रोफेशनल ही मेन होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा, जो इसका सोल्यूशन निकालेगा। मैम, कुछ पेशेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि किसी के बच्चे को यदि या फिर बड़ों को एक लंबे टाइम से बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर गीला करते हैं वो नाइट में, तो क्या इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें दोनों कारण एसोसिएटेड हैं, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। फिजिकल में सबसे पहला कारण है स्लीप डिसरप्शन। स्लीप डिसरप्शन इन द सेंस इज रात में बेड वेट हो गया, डेफिनेटली नींद खुलेगी, बच्चा है तो पेरेंट्स की खुलेगी, उठ के बिस्तर चेंज करना है, उसके कपड़े बदलना है, तो दैट विल लीड टू फटीग। नेक्स्ट डे बहुत टायर्डनेस है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इरिटेशंस हैं। एक तो फिजिकल कारण ये आ जाता है। सेकंड फिजिकल कारण स्किन इरिटेशंस है। एनल रीजन के, वेजाइनल रीजन के जो एरिया सराउंडेड है उस स्किन को आदत नहीं है यूरिन के एक्सपोजर की, तो वहां पे डर्मेटाइटिस, स्किन रैशेस के बहुत चांसेस हैं। एंड नहीं भी हुआ तो यूटीआई कैरी करने के बहुत चांसेस हैं। साइकोलॉजिकल रीजन में इमोशनल एंड एंजाइटी, बहुत हद तक सोशल आइसोलेशन क्रिएट करता है। और अगर वो बच्चा एडोलेसेंस है तब तो प्रॉब्लम और बड़ी है, बिकॉज वो बच्चा अपने आप को सोशली बिल्कुल अलग कर लेगा। आजकल बच्चे नाइट ओवर्स पे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, पिकनिक्स, कैंप्स, हॉलीडेज, वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए एम्बैरेसमेंट है, उसे लगेगा बाकी बच्चे उसे बुली करेंगे एंड ऑल दैट। सो टू प्रिवेंट ऑल दिस, एंड इसमें ये ना हो कि वो चाइल्ड या वो एडल्ट किसी तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस में चला जाए, थरो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन मैं कहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करा जाए एंड इस चीज के जड़ तक पहुंचा जाए। मैम, आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चों के जन्म देने के बाद किसी का भी बिस्तर गीला करना, बेड वेटिंग का होना कितना कॉमन हो सकता है? देखिए, ये उतना कॉमन चीज नहीं है फीमेल्स में जिन्होंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस ना किया हो। हाँ, ऑल्दो टेम्पररी, हाँ प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लैडर पुश करता है, ग्रोइंग फीटस ब्लैडर को पुश कर रहा है, हाँ हो सकता है, या हार्मोनल लोड बढ़ा हुआ है, हो सकता है लास्ट के थर्ड ट्राइमेस्टर में may be or may not be a female experience. Otherwise this is not common. Now after childbirth, हाँ yes, अगर बहुत लंबी आपकी डिलीवरी गई, बहुत घंटे जो फीमेल्स डिलीवरी में रहती हैं, टेम्पररी बेसिस में उनकी पेल्विक जो मसल्स हैं, जो लोअर जो बेड मसल है, वो थोड़ी वीकन हो जाती हैं, बट टाइम एंड अगेन थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इनके लिए गायनी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताती हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है जिसके थ्रू अ लेडी कैन रिकवर वेरी नाइसली। दिस इज नॉट कॉमन। और हाँ, अगर इफ इट इज परसिस्टिंग, ये चल रहा है और इसके साथ यूरिन में ब्लड आ रहा है या कोई और सिम्टम आ रहा है, तो यस, आपको फिर मेडिकल प्रोफेशनल से मिलना है पड़ेगा। अब जानते हैं कि जो बच्चों में बेड वेटिंग है, बिस्तर गीला हो जाता है, एक नॉर्मल सी चीज है, होता है, काफी सारे बच्चों में होता है, लेकिन हम किस एज पर जानें कि ये जो बेड वेटिंग है, बिस्तर गीला होना है, एक कंसर्न की बात है? देखिए, बिस्तर गीला करना एक बिल्कुल ही कॉमन चीज है बच्चों में, बट एक सर्टेन एज के बाद ना जनरली बच्चे अपना ब्लैडर कंट्रोल एक रूटीन बना लेते हैं, एंड जनरली वो एज 3.5 इयर्स तक ये फाइनली हो जाता है। ये वो उम्र होती है जब बच्चे को पहली बार प्ले स्कूल भेजा जाता है, वहां पे डाइपर्स और वो सब छूट चुका होता है, या स्कूल के थ्रू भी छूट जाता है। 5 साल तक भी इसको ऐसे लिया जाता है कि ओके, बच्चे को थोड़ा समय दो, उसको सिखाओ, ब्लैडर डायरी बनवाओ, उसको समझाओ, ब्लैडर कंट्रोल अपने आप होगा। बट कई बच्चों का देखा गया है कि डिलेड ब्लैडर डेवलपमेंट है या इरिटेबल ब्लैडर है, तो उन बच्चों में भी 5 and 5 बियॉन्ड फ्यू मंथ्स चल जाता है। बट हाँ, अगर 5 साल के बच्चे को उस ब्लैडर डिलेड से या बेड वेटिंग के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लाइक उसको पेन हो रहा है यूरिन करते समय, या यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या पेन है लोअर एब्डोमेन में, उससे उठा बैठा नहीं जा रहा है, तो यस, इट इज अ प्रॉब्लम। अगेन उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए उस बच्चे के लिए, एंड उसको प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए आफ्टर थरो मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम जानते हैं कि बेड वेटिंग यानी कि जो बिस्तर गीला होता है, उसमें होम्योपैथी किस तरीके से इफेक्टिव है? देखिए, होम्योपैथी के
बहुत ही इफेक्टिव है इस तरह की डिजीजेस में। बट एज अ होम्योपैथ अगर मैं बताऊं तो हम पूरे सिम्टम्स को पहले जांचते हैं, Right. उसको परखते हैं, पूरा सिम्टम टोटलिटी लेते हैं, उसके रीजंस जानना पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Cause. एक सिंगल मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है होम्योपैथी में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम आएगा जिसमें फिजिकल कॉजेज, मेंटल कॉजेज दोनों जाने जाएंगे, लिस्ट बनेगी, रूब्रिक्स निकाले जाएंगे, एंड फाइनली मेडिसिन अगर निकल के आती है तो यस इट इज वेरी मच इफेक्टिव, बहुत ही क्विक रिलीफ है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट दीज डेज। मैम, हमारे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं यदि वो होम्योपैथी की मेडिसिन लें बेड वेटिंग के लिए, यानी कि बिस्तर गीला होने के लिए, तो होम्योपैथी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट्स या फिर कुछ रिस्क हो सकती है क्या? देखिए ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमको रोज मिलता है, रोज हम इसके आंसर करते हैं। एक्चुअली अगर कोई मेडिकल क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास अगर पेशेंट जा रहा है जो कि पूरे सिम्टम्स कंसिडर कर रहा है, पूरी थरो एग्जामिनेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। होम्योपैथी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर फोकस करती है। सो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रोफेशनल से मिलिए और इसके रिजल्ट्स एंजॉय करिए। मैम, कुछ पेशेंट्स का ये भी सवाल होता है कि यदि वो अपने अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि एलोपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदा ले रहे हैं, यूनानी ले रहे हैं, या फिर कोई भी अदर मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ होम्योपैथी स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, होम्योपैथी साथ में ली जा सकती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अदर मेडिकल प्रोफेशनल और होम्योपैथ दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स, एक्चुअली मेडिसिन तो नहीं मैं कहूंगी, बट एटलीस्ट क्या क्या थेरेपीज चल रही हैं। अगर आप मेरी माने तो कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक बिहेवियर थेरेपी है, मेडिटेशंस हैं, ब्लैडर डायरी मेंटेन करना एक ऐसा कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट्स के बीच में डालते हैं कि ओवरऑल अगर हम ट्रीटमेंट दें पेशेंट को, सो यस अदर थेरेपीज के साथ ये बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू मैम, SBL के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए और अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आज उनको बेड वेटिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अंत में हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो रिगार्डिंग दिस डिजीज? थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। रही बात इस बीमारी की, ये बीमारी आराम से ट्रीट की जा सकती है अगर हम प्रॉपर मेडिकल केयर मेडिकल प्रोफेशनल से मिलें। उनकी जो भी एडवाइस हो हमें वो फॉलो करनी है एंड अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।